नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, छठे चरण का मतदान कल होना है। 31 सीटों पर यह मतदान होना है, जिसमें 17 सीटें जम्मू प्रोविंस से और 14 सीटें कश्मीर प्रोविंस से हैं। आपको बताते चले कि मतदान को लेकर के पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जो दूर दराज एरिया के पोलिंग स्टेशन है वहां पर पोलिंग स्टेशन स्टाफ पहुंच चुका है। सभी पोलिंग स्टेशन में स्टाफ पहुंच चुका है और पोलिंग स्टेशन को सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं बहुत सारी चीज़ें इस बार पहली मरतबा हो रही हैं। 370 में संशोधन 35 से हटने के बाद पहली मरतबा इलेक्शन हो रहे हैं और दूसरी बात कोविड के अंदर पहली मरतबा इलेक्शन हो रहा है। वैसे पाकिस्तानी रिफ्यूजी पहली मरतबा अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज और गोरखा बरादरी भी पहली बार अपना वोट इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि किश्तवाड़ में कोई किसी भी सीट पे इलेक्शन नहीं होने हैं। पुंछ में एक बालाकोट एरिया में वहां पर शेलिंग हो रही है, वहां भी इलेक्शन होनी है। हो सकता है कि उस इलेक्शन को डेफर भी किया जा सकता है या पोलिंग स्टेशन को बदला जा सकता है। दूसरा, बाकी सभी जिलों में दो दो जगहों पर इलेक्शन होनी है। लेकिन आज के शर्मा जो इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने क्या किया वो आपको बताते हैं। बांडीपुरा में दो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, बांडीपुरा ए और बांडीपुरा बी। शोपियां में भी दो कॉन्स्टिट्यूंसी में है, इमाम साहब 1 एंड इमाम साहब 2। और लास्टली गांदरबल में है साफापोरा कॉन्स्टिट्यूंसी। तो 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज कल कश्मीर में चुनाव में जाएंगी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की। उसके साथ साथ वहाँ पर जो सरपंच की सीटें वेकेंट हैं और पंच की हैं उसमें भी इलेक्शन होगा। जम्मू प्रोविंस में कल चुनाव सभी डिस्ट्रिक्ट्स में है। श्रीनगर में चुनाव नहीं है क्योंकि श्रीनगर की सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑलरेडी कवर्ड हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की। ये जम्मू में 17 कॉन्स्टिट्यूंसी जो हैं, ये डोडा में कल 2 हैं, एक डोडा घाट है और दूसरी चिराला है। रामबन में है संगलदान और गंधारी। रियासी में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, पोनी और पोनी ए। उधमपुर में 2 हैं, जगानू और उधमपुर 1। कठुआ में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में, बरनोटी और हीरानगर। सांबा में 2 जगह में, राजपुरा और रामगढ़ सी। जम्मू में 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज, अरनिया और बिश्ना। राजौरी में भी 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज, नौशहरा और डूंगी। और फाइनली पुंछ में एक कॉन्स्टिट्यूंसी, बालाकोट। तो जम्मू के 10 जिलों में सब मिला के 17 कॉन्स्टिट्यूंसी में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कल चुनाव होगा। सो as I mentioned, total elections for the district development councils in Kashmir province tomorrow will be held for 14 DDC constituencies, and in Jammu province for its 10 districts in 17 DDC constituencies. In all these constituencies, in some of them there are sarpanch vacancies and panch constituency vacancies, and there also elections will be held in both Kashmir as well as in Jammu. Now we come to the arrangements for the elections. So the polling parties already are deployed today. They have proceeded to their respective polling stations. Arrangements are in place. We are in touch with the districts for any last moment requirement or any approval from our side. So now we'll tell you polling के जो समय है पहले की तरह ये सवेरे 7 बजे शुरू होगी और 2 बजे तक चलेगी। Last 1 hour is meant for also any person who came, और अगर बाई चांस वो जब उनका स्कैनिंग किया जाएगा था टेम्परेचर का, तो अगर वो किसी कारण से ठीक नहीं है तो उनको लास्ट आवर में बुलाया जाएगा। तो पोलिंग के जो आवर्स रहेंगे कल की तरह पिछले फेजेस की तरह, पिछले 5 फेजेस की तरह कल भी सारे जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू होगी और 2 बजे ख़त्म होगी। डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज में टोटल जम्मू डिवीज़न में 121 कैंडिडेट हैं 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए, 121 कैंडिडेट फॉर 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज। और कश्मीर में 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए 124 कैंडिडेट्स हैं। सो टोटल कैंडिडेट्स इन फ्रे आर 245। तो कहने का मतलब ये है कि कल जो है डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो 31 के चुनाव हो रहे हैं उसमें 200
45 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं। इसमें 145 मेल हैं और 100 महिलाएं हैं। So out of 245 constituencies, DDC constituencies tomorrow in the polls, 145 are male and 100 are female candidates. डीडीसी चुनाव के आगे बढ़ने के साथ मुकाबले रोचक होते जा रहे हैं। कई सीटों पर पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री की बहू जमाई तो कहीं पर भाभी लड़ रही है। पूर्व सांसद, विधायक के संबंधियों के साथ साथ राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के चहेते भी मैदान में हैं। कई जगहों पर बीडीसी के चेयरमैन भी लड़ रहे हैं। इनमें से 13 दिसंबर को होने वाले छठे चरण के मतदान में कई सीटों पर टक्कर का मुकाबला होने की उम्मीद है। जिला सांबा की राजपुर सीट में पूर्व विधायक ने अपनी बहू को चुनाव मैदान में उतारा। बताया जा रहा है कि अपनी पार्टी की टिकट ना मिलने से पूर्व विधायक ने बहू को निर्दलीय उतारा है। इसके अलावा सत्ता पक्ष और विपक्ष के वोट काटने के भी आसार हैं। इस सीट पर एक विशेष समुदाय का दबदबा अधिक है। इसी तरह राजौरी के केरी पंचायत में से पूर्व कैबिनेट मंत्री और सांसद ने अपने जमाई राजा को मैदान में उतारा है। उन्होंने प्रदेश के एक सक्रिय दल की ओर से सीट दी गई है। नौशहरा में सेरी पंचायत से भी सत्ता पक्ष के एक प्रदेशाध्यक्ष ने अपनी भाभी को मैदान में उतारा है। यानी दिलचस्प मुकाबला होगा। अब मैं बताता चलूं कि कहां पर मुकाबला है। 31 सीटों पर यह मुकाबला होना है। इसमें 17 सीटें जम्मू से हैं, 14 सीटें जो हैं कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। जम्मू संभाग की बात करें तो पुंछ में बालाकोट, डोडा में डोडा घाट और चिराला, जिला रामबन में संगलदान और गंधारी, जिला रियासी की बात करें पोनी और पोनी ए में चुनाव होना है। जिला उधमपुर में जगानू और उधमपुर 1 में, जिला कठुआ में बरनोटी हीरानगर, यानी 2 बरनोटी और हीरानगर में चुनाव होने। अगर सांबा की बात करें राजपुरा रामगढ़ सी में चुनाव होने। जिला जम्मू में अरनिया और बिश्ना में दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है। जिला राजौरी में नौशहरा और ढोंगी सीट पर मतदान होना है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर कश्मीर की बात करें बारामूला में 2, कुलगाम में 1, अनंतनाग में 2, पुलवामा में 1, कुपवाड़ा में 1, बड़गाम में 1, बांडीपुरा में 2, शोपियां में 2, गांदरबल में 1 सीट पर मतदान होना है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल छठे चरण का मतदान होना है और बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। दर्शकों, लोकतंत्र के महापर्व को और भी खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ मतदाता का ही काम नहीं होता है, लेकिन जो पोलिंग स्टाफ होता है उसकी भी बड़ी अहम भूमिका होती है। इसका हिस्सा बनने के लिए, इस इतिहास का गवाह बनने के लिए पोलिंग स्टाफ जो है बड़ा उत्साहित होता है। आज जब वो पोलिंग स्टाफ रवाना हो रहा था उनमें उत्साह था, क्योंकि पहली मर्तबा डीडीसी के चुनाव होने जा रहे थे और उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम भी इस चुनाव का हिस्सा है। दर्शकों, सांबा, कठुआ, रियासी की बात करें, वहां पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला जो इसका हिस्सा बनने थे। यानी जो पोलिंग स्टाफ था उनमें खासा उत्साह था। 6 फेज़ की पोलिंग के लिए पोलिंग पार्टीज यहाँ से डिस्पैच की जा रही हैं डिग्री कॉलेज कठुआ से। इसमें इस फेज़ में 143 पोलिंग स्टेशन हैं टोटल मिला के, और 2 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 1 सरपंच कॉन्स्टिट्यूंसी है। डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी हीरानगर, जिसमें 72 हमारे पोलिंग स्टेशन हैं। उसी में झांडी पंचायत में एक सरपंच की इलेक्शंस होनी है, इस बाई इलेक्शन होनी है। इसके बाद एक बरनोटी है डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसमें 71 पोलिंग स्टेशन हैं टोटल। इसमें मैं कुल मिला के बताऊँ कि इसमें 13 पोलिंग स्टेशन जो है वो हाइपर सेंसिटिव हैं। 7 इसमें हीरानगर में हैं, 6 बरनोटी में हैं। इसके अलावा मैं कुल मिला के बता दूं तो जो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्टर्स जो हैं 67,250 हैं, जिसमें मेल जो है वो 35,252 हैं और फीमेल जो है 31,918। तो
तो जम्मू कश्मीर यूटी में डीडीसी के चुनाव आखिरी चरण में पहुंच गए हैं और कल छठे चरण का मतदान जम्मू कश्मीर यूटी में होगा। वहीं सांबा जिला की बात करें तो जिला प्रशासन सांबा ने भी एक बार फिर से तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और पोलिंग पार्टीज को अलग अलग पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना करना शुरू कर दिया है कल छठे चरण के मतदान के लिए। मैं आपको बता दूं कि कल सांबा जिला में 2 ब्लॉक्स में मतदान होगा, जिसमें राजपुरा ब्लॉक और उसी के साथ साथ रामगढ़ ब्लॉक की रामगढ़ सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो मैं आपको बता दूं इसका लेखा जोखा क्या है इन दोनों ब्लॉक्स का। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा राजपुरा ब्लॉक का। यहां पर 5 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं और वोटर है यहां पर टोटल 16,420 और उसी के साथ साथ जो यहां पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं ये 31 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और यहां पर सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव जो टोटल पोलिंग स्टेशन है ये 18 है। उसी के साथ साथ अगर बात करें रामगढ़ सी कॉन्स्टिट्यूएंसी की तो यहां पर 7 कैंडिडेट चुनावी मैदान में है जिनकी किस्मत का कल फैसला वोटर्स करेंगे और वही टोटल वोटर है यहां पर 13,092। यहां पर पोलिंग स्टेशन 24 बनाए गए हैं जिसमें से हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव 20 है। तो टोटल वोटर अगर बात करें कल के लिए छठे चरण के लिए मतदान के लिए जो कल वोट डालेगा ये है 29,512। वही टोटल पोलिंग स्टेशन है 55 और टोटल कैंडिडेट्स है कल चुनावी मैदान में 12 और हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन टोटल अगर मिलाएं तो 38 बनते हैं। तो आज जिला प्रशासन सांबा पोलिंग पार्टीज को अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर रवाना कर रहा है पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में और पोलिंग पार्टीज भी लगातार अपना बखूबी रोल निभा रहे हैं इस मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने में। और सिक्योरिटी फोर्सेस का तो आप ये कह सकते हैं कि उनका कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरह से उन्होंने आज अभी तक 5 चरण कंप्लीट कराए हैं तो छठे चरण का भी मतदान कल जम्मू कश्मीर यूटी में होने जा रहा है। सांबा जिला में भी 2 ब्लॉक्स में होगा और कल पैनी नजर रहेगी सुरक्षा बलों की क्योंकि 38 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव हैं क्योंकि राजपुरा और रामगढ़ ये 2 ब्लॉक्स ऐसे हैं, ये बॉर्डर का इलाका है। यहां पाकिस्तान आए दिन सीजफायर वायलेशन भी करता है तो लगातार बॉर्डर इलाके पर कल पैनी नजर रहेगी सुरक्षा बलों की ताकि छठे चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न करवाया जाए। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पहले 5 चरणों में लगातार लोग भारी तादाद में घरों से बाहर निकले हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है, अपने राइट का इस्तेमाल किया है और लोकतंत्र को मजबूत किया है। तो कल एक बार फिर से छठे चरण में भी यही उम्मीद हम करेंगे कि भारी तादाद में लोग घरों से बाहर निकलेंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और चुनावी प्रत्याशियों को जीत कर आगे भेजेंगे ताकि वो प्रत्याशी उनके इलाकों में डेवलपमेंट करे क्योंकि लोकल चुनाव है, लोकल इश्यूज हैं और लोकल नुमाइंदे हैं। इसलिए लोगों को उम्मीदें काफी ज्यादा हैं कि इन चुनावों के बाद उनके इलाकों में डेवलपमेंट हुई, 3 टियर सिस्टम कंप्लीट होगा, पंचायती राज सिस्टम मजबूत होगा। तो मैं इस समय मौजूद हूं विमल मुनि कॉलेज में जहां से पोलिंग पार्टीज को जिला प्रशासन सांबा अलग अलग पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना कर रहा है और कोविड की भी गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। पोलिंग पार्टी द्वारा मास्क पहनना अनिवार्य है और सैनिटाइजर भी उनको दिया गया है ताकि वोटर अगर वोट डालने जब आएगा तो उसको सबसे पहले सैनिटाइजर दिया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाएगा। तो यहां पर आप चहल पहल देख सकते हैं कि पोलिंग पार्टीज यहां से रवाना हो रही हैं, सुरक्षा बलों के जवान यहां पर तैनात हैं, पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर कड़ी है और थोड़ी देर में यहां से पोलिंग पार्टीज को अलग अलग गाड़ियों में बिठाकर पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना कर दिया जाएगा। तो ये था अपडेट पोलिंग पार्टीज को लेकर छठे चरण के मतदान के लिए जिनको पोलिंग स्टेशन पर रवाना किया जा रहा है। और जो टोटल ब्लॉक्स हैं कल सांबा जिला में 2 ब्लॉक्स हैं, रामगढ़ ब्लॉक और राजपुरा ब्लॉक। यहाँ पर 12 चुनावी प्रत्याशी मैदान में हैं और टोटल वोटर है 29,512 और टोटल पोलिंग स्टेशन हैं कल के लिए 55 और जिसमें से सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव हैं 38। तो उम्मीद करते हैं कि कल का छठे चरण का मतदान भी शांतिपूर्वक संपन्न होगा। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान न्यूज के लिए। दर्शकों, आज महिला मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा ने बलवंत सिंह मनकोटिया के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा का यह आरोप था कि कहीं ना कहीं बलवंत सिंह मनकोटिया ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के महिला नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। आइए देखते क्या कहना है। नहीं सड़ेगा ये हम बिल्कुल अभद्र भाषा का प्रयोग किया
आज आप आए? आज हम लोग सारे यहाँ पे पैंथर्स पार्टी के आगे सामने आए हुए हैं क्योंकि हम लोगों के महिलाओं में बहुत रोष है आज, क्योंकि मनकोटिया जी ने जो इलेक्शन के दौरान में उन्होंने जो भद्र भाषा का इस्तेमाल किया है नारी शक्ति के लिए, हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या उनके घर में बेटी माँ बहन नहीं है। हम लोग ये मैं सोचती हूँ इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतना डर किस चीज़ के लिए, क्यों इतना डर है उनके बीच में? क्योंकि मुझे पता है कि हम सबको पता है कि भाजपा का परचम लहराएगा, लेकिन इलेक्शन के दौरान में इन लोगों की जो मानसिकता है वो सामने नजर आती है। इतनी गंदी, इतनी वहियात, मैं क्या बोलती, भद्र भाषा ये लोग एक नारी के लिए, एक नारी जिन्होंने इनको जन्म दिया उसके लिए इतना गलत बोलते हैं। ये हम सोचते हैं कि इतना क्या इतनी क्या डर है इन लोगों को कि इनके जो सुप्रीमो है वो भी चले गए गुपकार गैंग के साथ चाय पीने के लिए, और उनके जो शागिर्दी बोलना चाहिए इनको कि जो ऐसी भाषा बोलते हैं नारी के लिए। क्या कहेंगे, इलेक्शन के दौरान इस तरह सारी सीमाओं को लांघ जाते हैं पॉलिटिशियन, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आपको पता है कि जो ये पॉलिटिशियन होते हैं इस टाइम पे जब इलेक्शन आते हैं, जब इनको एक झुंझाहट होती है ना दिल में, जब इनको डर लगता है तो इनको कोई पता नहीं चलता बोलते क्या है। दर्शकों, उन्होंने बलवंत सिंह मनकोटिया की सरकारी आवाज को तोड़ने का भी प्रयास किया, वहां नारेबाजी की, और उनका यह कहना है कि एक पुरुष को शोभा नहीं देता, इतने बड़े नेता जो विधायक रह चुके हैं उनको शोभा नहीं देता कि महिलाओं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करें। संजीता डोगरा जी के उनके नेतृत्व में आज सारी हमारी महिला मोर्चा और जितनी महिलाएं हैं जो आसपास की सभी इकट्ठा हुई हैं, क्योंकि ये सभी महिलाओं के लिए, हमारी हर भारतीय नारी के लिए एक शर्मनाक सा मैसेज दिया है बलवंत मनकोटिया ने, जो कि हर महिला के लिए बहुत शर्मनाक है। क्योंकि उन्होंने कैसे यूज़ किया, ऐसे वर्ड्स कैसे यूज़ किए? क्या उनके अपने घर में माँ बेटी नहीं है जो उन्होंने इस तरह से उनकी सुहाग के ऊपर इस तरह से निशान उठाए हैं? ये उनको हम यही कहना चाहते हैं कि उनको इस पार्टी से, जिस पार्टी में वो इस वक्त वर्किंग है, उनको वहाँ से निकाल देना चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए उनसे ये सारा उनका वापस ले लिया जाए। हमारी सभ्यता नहीं है इनको तू जी करके बोलने का, लेकिन हम इनको तू करके बुलाएंगे क्योंकि इन्होंने खुद अपने लिए तू चुना है, इसलिए इनको तू करके बुलाएंगे। आज तक हमने किसी को तू करके नहीं बोला, हमारा प्रोटोकॉल नहीं है, हमारी सभ्यता नहीं है डोगरों की कि किसी को तू करके बोले। इन्होंने हमें मजबूर किया आज, इसलिए मैं इनके लिए चूड़ी लाई हूँ। हमारी चूड़ी, हमारी बिंदी लगाने में इसको इतराज है तो ये खुद लगाए चूड़ी, इसके लिए चूड़ी लेके आई हूँ मैं, बिंदी इसके लिए लेंगे। दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं फॉर्मर एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया और नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। मनकोटिया साहब, आज आपके खिलाफ भारतीय महिला मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन किया गया है, आपके सरकारी आवास पर तोड़फोड़ भी करने का प्रयास किया गया है। उनका यह आरोप है कि आपने बीजेपी के महिला नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली मैं सुबह से एक ऐसे एरिया में कंप्लेन पे था, यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है जी। तो अभी दोपहर बाद पहुंचे हैं, तो हमारी जनसभाएं काफी दिन में 15-20 जनसभाएं होती हैं जी। लेकिन मैंने अभी थोड़ा सा वो देखा, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा देखा, ये कोई हफ्ता पुरानी बात है कोई जी। और हफ्ता पहले कोई हमारी उस फेज का इलेक्शन खत्म भी हो गया है, वहाँ पे हमने जो बात करी थी, हमने किसी लेडीज, किसी माता बहन की बेइज्जती नहीं की थी, नारी शक्ति की बेइज्जती नहीं की थी जी। हमने उसमें किसी वहाँ के लीडर ने पिछली जनसभा में बोला था लेडीज को लेके, वो अपनी बातों ही छुपाते हैं, लेकिन हमने ये कहा था कि हमें पता है ये औरतों की कितनी इज्जत बीजेपी में होती है, क्योंकि उनकी बीजेपी की एक बड़ी नेता आज से 5-6 महीने पहले जब उन्होंने बीजेपी के दफ्तर में रविंदर रैना जी, हमारे डिप्टी सीएम थे जो निर्मल सिंह जी, उनके सामने जो अपनी दास्तान बयान की थी कि बीजेपी में, उसने बीजेपी की बड़ी नेता है, उनका भी वायरल हो रहा है, उन्होंने बयान किया था कि बीजेपी में कौन सी औरतों को बड़ा ओहदा मिलता है। तो मैंने उस संदर्भ में, मैंने पर्टिकुलर किसी बीजेपी के किसी नेता या बीजेपी के किसी लीडर की तरफ इशारा करके नहीं कहा था, मैंने उस संदर्भ में कहा था कि उनकी ही लीडर ये बोलती हैं बीजेपी में कौन सी औरतों को बड़ा ओहदा मिलता है। तो मैंने उस संदर्भ में, तो पर्टिकुलर किसी पे अटैक नहीं मैंने किया है। तो एक्चुअली मसला ये है कि उधमपुर में 14 की 14 सीटों में पैंथर्स पार्टी का तूफान है और बीजेपी की हालत इतनी पतली है। कल हमारी 2 जनसभाएं थी, एक में लगभग 5000 लोग थे, दूसरी में 4.5 थे, और वहीं अनुराग ठाकुर जी जनसभा करते हैं, 150 लोग होते हैं। तो ये घबराहट इनके चेहरे पे है और कोई ना कोई मुद्दा बना के ये पैंथर्स पार्टी को रोकना चाहते हैं, लेकिन लोगों ने जो मन बना लिया है, इसलिए अब रुकने वाला रथ पैंथर पार्टी का तूफान नहीं है। तो ये बेसलेस एलिगेशन है और काम का इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। औरतों का सामान हमें किसी पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है,
औरतों का सम्मान हम करते रहेंगे और हमारा इतिहास है कि औरतों के सम्मान के लिए हमने कई बार अपनी कुर्बानियां दी हैं। मनकोटिया साहब, आज जो समय चुना, आज के दिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया, आपने कहा कि आपकी स्टेटमेंट पुरानी है। पहले एक्चुअली कल हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सीट्स हैं उदयपुर टाउन के सराउंडिंग की, उनका चुनाव है जी। तो हफ्ता पहले की बात को लेके आज करते हैं, तो आप इनके माइंड में क्या चल रहा है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये जो वीडियो है तो आप देख ले कौन से दिन की है, हफ्ता पुरानी वीडियो है जी। हफ्ता पुरानी बात को उछाल रहे हैं। और कल चुनावी रैली है, कल मतलब चुनाव है, वोट पड़ने हैं, और आज हफ्ते बाद उस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो इनकी मंशा क्या है, और इससे साफ और सीधा है कि पैंथर्स पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है और किसी न किसी तरीके से उसकी राजनीति करके पैंथर्स पार्टी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रोकने में कामयाब हो पाएंगे। मनकोटिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दर्शकों, एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया, उस पूरे एरिया को खाली कराया गया, बहुत सारे परिवार बेघर हुए, उनको किसी दूसरी जगह पर बसाया गया, बड़ा घमासान हुआ, कोर्ट में भी ये मामला चला। लेकिन आज हालत यह है कि जिनको जिस दूसरी जगह पे बसाया जाना था, उस दूसरी जगह पे ऑलरेडी इंक्रोचमेंट हुई है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आशियाना उजड़े, लोगों ने तिनका तिनका करके अपने आशियाना बनाए थे, विस्तारीकरण के नाम पर उनको उजाड़ा गया। ज़रूरी भी था, विकास करना है, विस्तार करना है, लेकिन उनको दूसरी जगह पर बसाया जाना जरूरी था। आइए देखते हैं। आज हम जो है 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं। 10 दिसंबर को हम ह्यूमन राइट्स डे बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे हमने बनाया। तो मुझे लगता है कि हमारी जो बेसिक जो राइट्स हैं, राइट टू लाइफ, शेल्टर, फूड एंड सिक्योरिटी, वो हमारे इन लोगों की जो है वो वायलेट हो रही है। तो हमारी से गुजारिश है हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इन लोगों को जो है वो जल्दी से जल्दी जो है रिहेबिलिटेट किया जाए। जो इनको प्लॉट्स दिए थे वो भी ऑलरेडी डिस्प्यूटेड हैं, कहीं और इनको, और जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि फॉर द टाइम बीइंग जितना भी ये किराए पे रहते हैं या इनका रेंट है वो उनको प्रोवाइड करेंगे, बट ऐसी जो है कोई भी पॉलिसी वगैरह, कोई प्रोग्राम गवर्नमेंट ने नहीं किया, कोई इनको कंपनसेशन नहीं दी, कोई इनको जो प्लॉट्स दिए थे उनकी रजिस्ट्री जो है वो नहीं दी। लॉकडाउन के दौरान इन लोगों को दरबदर होना पड़ा। ये हर जगह एयरपोर्ट की एक्सटेंशन होती है, हम खुश थे, बिकॉज हम भी चाहते थे कि डेवलपमेंट हो, मॉडर्नाइजेशन हो, हमारे बच्चे यहाँ पर जो है वो एडजस्ट होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम यही चाहते हैं, हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें जल्दी से जल्दी लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए। दर्शकों, अब सरहदों की बात करेंगे तो सरहदों की बात जब चलती है तो जो बिना वर्दी के वहाँ पर पहरा देते हैं, यानी मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सीमाओं पर रहते हैं, चाहे वो LOC हो, IB हो, लेकिन उनकी दिक्कतों को समझने में कहीं ना कहीं सरकार गलती कर रही है। अगर हम बात करें, मेंढर में लगातार सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है। सीजफायर के उल्लंघन के चलते मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को टारगेट बनाता है और उन रिहायशी इलाकों में बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। ये जो है तो इतने रो रो के बेहोश हो गए, तो कहीं भी कोई छुपने की जगह नहीं कि जहाँ सिर लगाएं। तो मकानों की ये हालात हो गई है। तो हमारे को ना कोई मोर्चा है, ना गवर्नमेंट की तरफ से सहूलत, ना मोर्चा, ना कोई ऐसी सेफ जगह नहीं कि जिस जगह में हम अपना आप बचाएं। डीसी साहब के यही अपील है कि वो आए, आकर मौका देखें क्या यहाँ गोलाबारी होती है या नहीं होती। उनके पास हम जाते हैं तो वो कहते हैं सेफ़ है, सागरे में तो सेफ़ है, सागरे में मोर्चे की ज़रूरत नहीं है। अभी आके देखें कि वार्ड नंबर 2 के अंदर कितना को पूरा नुकसान। यहाँ तो लग रहा था कि पूरे यहीं पड़ रहे हैं, लेकिन इस टाइम नज़दीक में एक आगे पड़ा है, एक पीछे पड़ा है। एक ये मेरे भाई का घर है, इसके भी पूरा ये जो दरार है ये पूरी इसकी गले की वजह से पड़ी है। हमारे बिजली की लाइन जो वो भी कट गई, रात को नहीं लाइट थी इधर, नहीं कोई। अभी तक तो इतना टाइम हो गया है, अभी ये मीडिया वाले यहाँ पहुँचे, कोई भी एडमिशन का कोई भी आदमी यहाँ हमारे पास नहीं पहुँचा है। हमारे गवर्नमेंट से डिमांड है कि आपको मोर्चा होना चाहिए, हमको रात को कहीं छुपने की जगह तो होनी चाहिए। फैसिलिटी है नहीं हमारे पास। जब हम डीसी साहब के पास गए थे तब वो बोल रहे हैं ये सागरा तो बॉर्डर है ही नहीं है। देखो कि आर्मी के नज़दीक में जब ये पड़ रहे हैं गोले तो हमारे को तो नुकसान होगा। दर्शकों, अगर पुंछ की बात करें तो पुंछ में भी बिजली का अभाव है। बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। कैरोसिन ऑयल नहीं है वहाँ पे। एक तरफ शेलिंग वो झेल रहे हैं, दूसरी तरफ बर्फबारी का कहर है।
देखिए आज जो है हमारे एरिए में बहुत बारिश हुई है, काफ़ी तादाद में यहाँ लोग रहते हैं हमारे बॉर्डर एरिया के। यहाँ लोगों की बहुत सी मुश्किलात हैं जो हमें बार बार सरकार के नोटिस में लाई हैं। बारी के अंदर हमारे लोगों को सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो लाइट की है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पहुंच के अंदर कहीं भी अगर थोड़ी 10% या 15% बारिश होती है तो सबसे पहले हमारे ब्लॉक जो नंगाली साहब साईं बाबा का हमारा ये ब्लॉक है, इससे जो है वो बिजली काट दी जाती है। आज भी जो है रात 9 बजे के बाद हमारे एरिया में कोई लाइट नहीं थी। देखिए यहाँ ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ लाइट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फायरिंग यहाँ 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बाद, 2-2 दिन बाद, 1-1 दिन बाद जो है वहाँ फायरिंग होती है। इसमें लोगों को बहुत बड़ी मुश्किलात हैं। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।